संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जामा मस्जिद का सर्वे के आदेश, जिला कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। जामा मस्जिद में हरि मंदिर का दावा किया गया है। विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका लगाई थी। हरिशंकर जैन ने कहा कि इस मंदिर का जिक्र बाबरनामा में मिलता है, जहां हरिहर मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। एडवोकेट कमीशन सर्वे करेगा और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा। तो ये बड़ी खबर है, जिला कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं। एडवोकेट कमीशन अब सर्वे करेगा और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा। जामा मस्जिद में हरि मंदिर का दावा किया जाता है। विष्णु शंकर जैन ने इसे लेकर याचिका लगाई। सरकार पार्टी है, उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी है, जो कंसर्न मस्जिद कमेटी है वो पार्टी है, और जितने लोग डीएम संभल, ये सारे लोग जो कंसर्न इसमें लोग हैं जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे लोगों को इसमें पक्षकार बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर पार्टी है? बिल्कुल सर, ये कोई सवाल, जब हम वकील हैं इस केस में तो हम हर तारीख पे आएंगे और जो भी रेलिवेंट चीजें। मैं सर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो जब जब मेरी जरूरत होगी तो मैं कोर्ट के समक्ष आऊंगा और अपनी बात रखूंगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी है? जी बिल्कुल, एएसआई इसमें पार्टी। सर कुछ बता सकते हैं कि किन तथ्यों के आधार पर? मैंने तथ्य बताया अभी आपके सामने कि 1529 में बाबर ने यहाँ पे एक हिंदू मंदिर को तोड़ के उसे जामी मस्जिद में रूप देने की कोशिश की थी, और वहाँ पे अभी भी बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। इसलिए वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में अभी एडवोकेट कमीशन का जारी हुआ है, और हम एडवोकेट कमिश्नर महोदय से ये गुजारिश करेंगे कि वो कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस करें। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर कल उपचुनाव की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले बुर्के पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एसपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्का हटाकर चेकिंग न करने की मांग की है। बीजेपी ने पलटवार करके कहा है कि हार के डर से एसपी घबरा गई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक ही वोटिंग के दौरान नियमों का पालन करना होगा। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटा कर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। एसपी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की जांच नहीं करेगा। पहचान पत्र की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी के पास। 2024 के चुनाव में तैनात पुलिस अधिकारियों ने शक्ति और पद का दुरुपयोग किया। एसपी समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिलाओं को डराकर बुर्के उतरवाए। मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए लौटना पड़ा, जिससे वोटिंग प्रभावित हुई। एसपी की चिट्ठी पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने हमला बोला है कि हार के डर से एसपी ऐसी बातें कर रही है। वहीं एसपी का कहना है कि वोटर बिना किसी डर के वोट डालें, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए, और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगी। वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं, उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी। बुर्के में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट से कहा कि बुर्के में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो उसका डटकर मुकाबला करे। एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जो पोलिंग एजेंट होते हैं
धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस और एसपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें हार का डर सता रहा है और अब ये बुर्के के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं, आज आजादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। उपचुनाव में बीजेपी और एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन सीटों पर जीत तय करने के लिए बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने जमकर प्रचार किया है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर कल वोटिंग है, लेकिन उससे पहले एसपी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से एसपी सांसद लालजी वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस समुदाय विशेष के लोगों को लाल पर्ची देकर डरा रही है और इसके विरोध में उन्होंने अपना गनर भी लौटा दिया है। वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। उपचुनाव की वोटिंग से पहले लाल पर्ची ने सियासी पारा तेज कर दिया है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर कल होने वाले उपचुनाव से पहले लाल पर्ची पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। दरअसल पुलिस की ओर से कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। नोटिस में ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने उपचुनाव के दिन कोई भी गड़बड़ी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की जगह चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। पुलिस विभाग के लोग लाल पर्चियों को लेकर के, आप पता कर लो, जितने अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव हैं उन गांवों में जबरदस्ती गश्त करना उनका अधिकार है, लेकिन जा करके लोगों को धमकाना और बूथ अध्यक्षों को, आप बताइए क्यों बुलाया जा रहा है भाई? हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्षों को फोन करके क्यों बुलाया जा रहा है? अगर कोई बात करनी है तो चुनाव के बाद बात करेंगे। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। लालजी वर्मा ने उपचुनाव को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालजी वर्मा ने कहा कि प्रशासन वोटर्स को डरा रहा है। जिले के एसपी को चिट्ठी लिखकर लालजी वर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची भी देती है और कहती है कि भाई मतदान करने जाना तो या तो भाजपा को वोट देना या तो मतदान करने न जाना। इस तरह की धमकी देने का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लाल पर्ची देकर कहा जा रहा है कि बूथ पर दिखाई पड़ोगे तो सीधा जेल भेजा जाए। वोटिंग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि हार के डर से विपक्ष अब बेतुके आरोप लगा रहा है। हम सबको चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना चाहिए। विपक्षी दल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, डिरेल्ड हैं, हार का उनको भय है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है और जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र भी लिखा, इसमें कहा कि पुलिसकर्मी, देखिए, हर व्यक्ति को मतदान करते समय अपना पहचान पत्र दिखाना होता है और हम सब उसका नियम कानून का पालन करेंगे। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रभावित करने की आशंका के चलते 2841 लोगों को सिक्योरिटी बॉन्ड भराया गया है। पुलिस ने 1200 लोगों को रेड कार्ड जारी कर हिदायत दी है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुंदरकी सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को दूसरे दलों के लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हकीकत के अंदर उपचुनाव के अंदर जो पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव निष्पक्षता से होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और जो वोटिंग वाला दिन है, कल को जो वोट पड़ने हैं, उसमें लोगों को के साथ में हरेसमेंट नहीं होना चाहिए।
उपचुनाव को लेकर लाल पर्ची पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अब देखना ये है कि इस पर सियासी बयानबाजी कहां तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद 2 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हैं तो कई राज्यों में उपचुनाव हैं। यूपी में 9 सीट, उत्तराखंड में 1 सीट पर उपचुनाव है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारों के बाद जहां विपक्ष लगातार मुखर है तो वहीं वोट जिहाद की भी एंट्री हो चुकी है। इस पर सियासी वार पलटवार के साथ साधु संतों ने भी प्रतिक्रिया दी। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। यूपी में एसपी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी। तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। अब बीजेपी नेता की तरफ से पोस्टर लगवाया गया है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर यह पोस्टर लगाया गया है। सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर यह पोस्टर लगा है। पोस्टर में कहा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, क्योंकि अब हम अड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम बढ़ेंगे। इस पोस्टर में भारत के नक्शे को दिखाने के साथ ही पड़ोसी देश कैसे अलग होते गए इस बात को दिखाया गया है। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। ओवैसी ने बीजेपी पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने यह भी कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जाकर बटोगे तो कटोगे की बात कह रहे हैं। नारे लगाए जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत खोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ बयान सामने आया है। कुंदरकी में कल जनसभा को संबोधित करते हुए शौकत अली ने कहा कि हम 2 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे तो हल्ला मचा देंगे, और वो 2 महीने तक सावन में कांवड़ यात्रा के लिए नेशनल हाईवे को बंद कराते हैं और पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर धोते हैं। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा, सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शौकत अली के बयान की निंदा की। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एआईएमआईएम की विचारधारा जहरीली है। शौकत अली का बयान एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है, जिसके तहत लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है।
एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है? वहीं संत समाज एक है सेफ है के नारे के समर्थन में उतर आया है। साधुओं ने वोट जिहाद की आलोचना की। सनातनियों के पक्ष में वोट करें, उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीते, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहर से की। उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार दिया। खड़गे ने सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहरीले सांप को मारने का उदाहरण भी दिया। सबसे खतरनाक बीजेपी और आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे को लेकर जहरीली बयानबाजी जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी का पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पुलिस पर भड़क गईं और पुलिस को ही अल्टीमेटम दे दिया। पार्टी कार्यकर्ता से पिटाई के मामले में कार्रवाई न होने पर वो नाराज थीं और उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने पुलिस को एक्शन लेने के लिए 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कार्यकर्ता के घर शराबियों ने हंगामा किया था और घर से बच्ची तक को जबरन उठाने की कोशिश का भी आरोप लगा। अभी तक क्या हुआ भाई? एफआईआर दर्ज हो गई? नहीं, कुछ नहीं। मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जाए। इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना, परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तक एफआईआर नहीं हुई। क्या करूं मैं? आपके एसपी के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना। कहाँ है जीरो टॉलरेंस, मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। चर्चा के घर में घुस के लोगों ने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात हैं और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है। 2 घंटे का मैं समय दे रही हूँ। अगर एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई, तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। खतरनाक वायु प्रदूषण के बीच लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने लोगों के लिए एक नई समस्या पैदा कर दी है। अथॉरिटी सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती नजर आती है। सेक्टर 104 में नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंप करने के साथ मवेशियों तक के अवशेष भी डंप करने के आरोप लगे हैं और इस गंदगी को ढकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ऊपर से मिट्टी डाल दी है ताकि उसकी करतूत छिप जाए। लेकिन इस गंदगी से उठी बदबू ने आसपास रहने वालों का जीना दूभर कर दिया है और लोगों का साफ कहना है कि एक तरफ वायु प्रदूषण है तो दूसरी ओर बदबू गंदगी से रहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 प्रमुखता से लोगों की आवाज उठाता है, लेकिन अथॉरिटी का रवैया
खतरनाक होते होते AQI से भी ज्यादा चिंताजनक है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 105 के पार्क में मौजूद हैं, जिसको मौजूदा स्थिति में डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। आपको बताएं, ये पॉज सेक्टर के बीच में घिरी हुई एक लैंड है और इस वक्त अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन इसको नोएडा अथॉरिटी ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएं। आज नाकामियां छुपाने के उद्देश्य से यहां पर मिट्टी डाली गई है, लेकिन बदबू ज़बरदस्त है, जिससे यहां के रेजिडेंट्स का रहना जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें कि ठीक सामने सोसाइटी है सेक्टर 93 एक्सप्रेस व्यू। यहाँ पर करीब 400 से 500 फ्लैट्स हैं। इसके अलावा आसपास में जजेस कॉलोनी है, इसके अलावा सेक्टर 104, 105 हाजीपुर है। ये तमाम लोग इससे प्रभावित है। करीब 8 से 10 हज़ार लोग इस लैंड की वजह से परेशान है और वजह यही है कि यहाँ पर शहर भर का कूड़ा, सिल्ट सब लाकर डंप किया जा रहा है। एक जानकारी और मिली रेजिडेंट्स के माध्यम से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो शहर में मवेशी हैं उनको भी लाकर डंप किया जाता है। कभी यहाँ पर पत्तों को लाकर डंप किया जाता है और उसके बाद आग लगा दी जाती है, कभी यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, कभी सिल्ट डाली जाती है और अब जब शिकायत की गई तो इसको मिट्टी से ढक दिया गया। हालांकि इन सब के पीछे जो अधिकारी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? जो अधिकारी हैं, क्या उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा? जिस तरीके की यहाँ पर एक्ट किया जा रहा, आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर मवेशी भी खुलेआम घूम रहे हैं और ये मिट्टी है। पोल्यूशन शहर में 400 से पार हो चुका है, 500 के करीब है और ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जब मवेशी दफनाए जाते हैं, जब उन्हें लाकर यहाँ पर डंप किया जाता है, उससे बदबू निकलती है। सिल्ट लाया जा रहा है, सिल्ट से बदबू निकलती है। इन तमाम तरीकों की बदबू से जो रेजिडेंट्स हैं वो दो चार हो रहे हैं। यहाँ तक कि रेजिडेंट्स का कहना है कि अब घरों से निकलने का मन नहीं करता। करोड़ों रुपए की संपत्ति लेकर यहाँ शिफ्ट हुए थे, दिल्ली से यहाँ शिफ्ट इसीलिए हुए थे कि यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, यहाँ पर स्वच्छता ज़्यादा है, लेकिन अब उनके सपने जो है वो धराशायी हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट करें, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तमाम लोगों को समस्याएं शुरू हो गई, परिवार में लोग बीमार होना शुरू हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से मिट्टी से इसको ढक दिया गया, या लीपा पोती कहें गलत नहीं होगा। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ की जा रही है वो नोएडा अथॉरिटी अपनी नाकामी छुपाने के उद्देश्य से कर रही है। तो एक सवाल जो वाजिब सवाल है रेजिडेंट्स की ओर से कि क्या जो अधिकारी हैं उनको दंडित नहीं होना चाहिए, क्या उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो आम रेजिडेंट्स हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। करोड़ों रुपए की संपत्ति को डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी में नोएडा अथॉरिटी है, जिसको लेकर यहाँ के रेजिडेंट्स में रोष है। और आपको सबसे पहले वो प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ये नोएडा सेक्टर 104 की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर ये पार्क है। ये अरबों रुपए की ज़मीन और यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इसे विकसित किया जा रहा है। और आप देखेंगे खुलेआम मवेशी भी घूम रहे हैं और यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं वो बेहद परेशान है। पॉज सेक्टर्स हैं, जजेस कॉलोनी है, HIG अपार्टमेंट्स जो खुद नोएडा अथॉरिटी ने बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे तमाम जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं। तमाम रेजिडेंट्स हैं, सीधे बातचीत करते हैं। आज सुबह से रेजिडेंट यहाँ पर डटे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या दिक्कत है इस पार्क में? किस तरीके की समस्याएं आपको और परिवार या जो रेजिडेंट्स हैं उनको हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पूरे गंद आ रही है, और दूसरी बात यह है कि अंदर बात जाते हैं तो बच्चे जी कहते हैं गंद कहाँ से आ रही है। मैंने कि गंद यहाँ सीवेज का पानी डाला जा रहा है। ये मेन प्रॉब्लम है। दूसरा है कि यहाँ पर जो भी भरा जाता है यहाँ कूड़ा जो डाल देते हैं और आगे पता नहीं क्या हो रहा है। ये कब से समस्या है? ये करीब 1 महीने से, 1 महीने नहीं, ये समस्या तो बहुत पहले से। हम परेशान हैं सारे लोग, लेकिन कहें किससे? अथॉरिटी के अफसरों से बात रखवाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। कभी आग लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये है। तो जाहिर तौर पे तमाम समस्याएं। क्या नाम है भाई साहब? राजा बेगराज नाम। राजा जी, क्या दिक्कत है? आप लोग तमाम रेजिडेंट्स इकट्ठा है यहाँ पे, लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे इस लैंड पैच को लेकर विरोध भी हो रहा है। किस तरीके की समस्याएं, चुनौतियाँ हैं? नोएडा अथॉरिटी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। कूड़े में से जो बदबू आती है, धुआं आता है, उसकी सारी दिक्कतें हैं। और 2 साल से यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा था और मरे हुए जानवर भी लाके गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से तो सीवेज का वेस्ट डाला जा रहा है। अब ये कोई सैनिटरी लैंडफिल तो है नहीं, कोई कूड़ेदान नहीं है जहाँ पर इस तरह से डाला जा रहा है। तो सारी परेशानियाँ हैं हमें कूड़े की। सारे नोएडा का जितना कूड़ा है वो यहाँ पे लाके डाला जाता है। जिस समय
आग लगानी होती है, आग लगा देते हैं, जिस समय बदबू आनी होती है यहाँ पे बदबू आनी चालू हो जाती है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है। आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीजन, आई एम 66 ईयर्स ओल्ड। बाहर मॉर्निंग में जाता हूँ, गाड़ी में जाना पड़ता है मेरे को, किसी तरीके से मैं पार्क तक पहुँच जाऊँ। पार्क में भी यही एटमॉस्फेयर मिलता है, पूरा पॉल्यूशन है। और ये जो बदबू आ रही है, इससे तो रहना ही मुश्किल हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसकी वजह से घर में बीमार हैं, पॉल्यूशन की वजह से मिसेज बीमार है। ये बच्चों को भी परसों दिखाया था डॉक्टर को, ये सारा इसकी पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ये उन्होंने गंदगी फैला रखी है और दुर्गंध तो इतनी है कि सुबह सुबह घर से निकलने की वो ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती कि सुबह निकला जाए। तो बहुत ही परेशानी समझ लो कि 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे कि अच्छे एनवायरनमेंट में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो और ही बुरा एनवायरनमेंट है। दिल्ली से आए थे, दिल्ली से शिफ्ट हुए थे इधर, तो जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है उससे कम दिक्कत से छूटेंगे, लेकिन यहाँ तो और ही उल्टा होता जा रहा है। आज तो सुबह हम लोग यहाँ पे जब इकट्ठे हुए थे तो ये भी कहा गया था कि वहाँ से लोग आ रहे हैं अथॉरिटी से और हमसे मिलेंगे, इस मसले पे बात करेंगे। अब उस चक्कर में अगर आप रोड पे देखिएगा तो थोड़ा सा पानी वगैरह का भी छिड़काव किया गया और थोड़ा झाड़ू भी चला, क्योंकि मालूम ये चला कि अफसरान आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं और हम लोग अभी तक खड़े हैं यहाँ पे पहुंचा कोई नहीं। ये तमाम रेजिडेंट सुबह से डटे हुए हैं, तमाम समस्याएं हैं और इसमें सबसे प्रमुख और अहम यही है कि इससे बदबू आ रही है। और जिस तरीके की बातें अब निकल के सामने आ रही कि मवेशी भी यहाँ पर डंप किए जाते हैं, इसके अलावा कूड़े में आग लगा दी जाती है, कभी लैंडफिलिंग के तौर पे यहाँ पे सिल्ट डाली जाती है, या अपनी नाकामियाँ और खामियाँ छुपाने के लिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे ताज़ी मिट्टी डाली गई। आज सुबह जिस तरीके से रेजिडेंट बता रहे हैं, यहाँ के लोकलाइट्स बता रहे हैं कि ये मिट्टी आज सुबह डाली गई है और इस तरीके की मिट्टी डालने के बाद जब यहाँ मवेशी पहुँचते हैं, वो चलते हैं या हवा चलती है तो सारी धूल घरों तक पहुँचती है। और ना सिर्फ यहाँ पे ये सेक्टर 93 के पॉकेट A, B, C की बात करें, बल्कि तमाम और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। सेक्टर 104 है, सेक्टर 105 है, करीब 8 से 10 हज़ार लोग इससे प्रभावित हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली छोड़ के इसलिए यहाँ रहने आए थे कि खुले में रहेंगे, ग्रीनरी में रहेंगे, लेकिन स्थिति बद से बदतर है और अधिकारियों के कानों में जीव नहीं रेंग रही है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। कहता है कि कम से कम मिनिमम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए अगर आप कोई किसी को डंपिंग जोन बना रहे हैं या बफर जोन, जो हम कहते हैं कि बफर जोन आप बना रहे हैं, और एक बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री से ये डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ कि जो अगर मान लीजिए जिस एरिया को आप बना रहे हैं उस एरिया से उसकी बाउंड्री से कम 1 किलोमीटर की दूर होनी चाहिए। हालांकि जो मानक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, वो ये भी कहते हैं कि 3 किलोमीटर की एरिया में होनी चाहिए। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जमीनों की कमी है। आपके पास जब इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कराने होते हैं, इलीगल तरीके से बिल्डरों को पैसा खाकर प्लॉट्स बनवाने होते हैं, वहां फ्लोर्स बनवाने होते हैं, तब आपके पास जमीनों की बहुतायत मात्रा आ जाती है। लेकिन जब आपको वहां के रेजिडेंट के स्वास्थ्य के बारे में सोचना होता है, बच्चों के, बूढ़ों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना होता है, तब आपको सब भूल जाते हैं और आप एक रेजिडेंशियल एरिया के पास डंपिंग जोन बना के बैठे हुए हैं। इसके लिए हमें जो नोएडा अथॉरिटी है और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको हम शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। बड़ा विषय है, इस पूरे देश के अंदर ये बड़ा विमर्श चल रहा है कि किस तरह शुद्ध हवा पानी का इंतजाम किया जाए, नागरिकों को कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जाए। ऐसे समय में ये घटना होना बहुत ही गैर जिम्मेदारानापूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने भी पद का दुरुपयोग किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, एक चीज मान लो, इस तरह की अगर पर्टिकुलर किसी जगह की आप घटना बता रहे हैं, आज की तारीख में प्रशासन और शासन पूरी तरह संवेदनशील है, सचेष्ट है कि किसी भी प्रकार का अव्यवहारिक या नीतिगत या नियमों के विरुद्ध कोई कार्य किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाए। पूरी तरह प्रतिबद्धता है। कोई विषय अगर है तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा, तो निश्चित रूप से नियमों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन या प्राधिकरण जिसकी भी जिम्मेदारी बनती होगी वो काम करेगा और लोगों को न्याय देगा, लोगों को विकास देगा, लोगों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सहयोग करने का काम करेगा।